रामचरितमानस से शुरू हुई राजनीति अब दलितों और शूद्रों पर आके रुकी हुई है। चाहे समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव हो, चाहे बसपा प्रमुख मायावती हो, दोनों ही अब इसमें कूद गए हैं। या फिर कुछ यूं कह ले कि मायावती के खाते से जो वोट बैंक खिसक कर चला गया था भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में, अब वो वोट बैंक साधने की कोशिश मायावती कर रही है, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस सबसे अहम बात यह है कि 1992 में से ही श्री राम का मुद्दा लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अभी भी देखिए राज जो है वो चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में देखिए ये वही तुलसीदास है जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी है, और आप ठीक मेरे नेक्स्ट साइड देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब जो राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस सबसे अहम और खास बात अगर करें, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है उसमें कहीं भी ओबीसी SC ST इस प्रकार से संबोधित नहीं किया गया है। वहां पर दलित और पिछड़े इन सब शब्दों का सीधा सीधा इस्तेमाल किया गया। लेकिन मायावती जिस प्रकार से अब इस मुद्दे में कूद गई है, इससे साफ नजर आता है कि अब वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं, और जो वोट बैंक उनके पलड़े से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में चला गया है, इस मुद्दे को भुनाकर उस वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है। और देखिए जब से इस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है तब से राजनीति हो रही है, तमाम प्रकार के विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, FIR भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर समाजवादी पार्टी ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, जिसको लेकर लगातार लोग उस पर हमला कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच BSP सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, रामचरितमानस मनुस्मृति कमजोर वर्ग के लिए नहीं, कमजोर उपेक्षित वर्ग के लिए संविधान है। बाबा साहेब ने ऐसे लोगों को SC ST OBC की संज्ञा दी है, इसलिए इन्हें शूद्र कहकर सपा अपमान ना करे। समाजवादी पार्टी संविधान की अवहेलना करे। तिरस्कार के मामले में सपा कांग्रेस BJP कोई कम नहीं है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। CM बनने जा रही दलित महिला पर हमला हुआ था। सपा प्रमुख को स्टेट गेस्ट हाउस कांड याद रखना चाहिए। देखिए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र मायावती जी इसमें की हुई है। सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया था। सभी वर्ग का सम्मान BSP में हमेशा सुरक्षित है। अन्य पार्टियां वोट के लिए नाटक करती हैं। तो मायावती ने इस प्रकार से ट्वीट किया है, और ट्वीट करके सीधा सीधा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल, शूद्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अवहेलना की जा रही है तमाम SC ST और OBC की, और राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर से मैं वही कहूंगी कि 1992 से श्री राम का मुद्दा लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोली है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक अंग्रेजी जो न्यूज़पेपर है उसमें बयान देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस प्रकार की जो बयानबाजियां हैं उनका कोई बुनियाद नहीं है, वो बिल्कुल बेसलेस है, और इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले लोगों को लोकल भाषा का नॉलेज नहीं है। उन्होंने लोकल भाषा का भी जिक्र किया था। तो इन सब से एक जो बड़े आसार है वो ये भी नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुप्पी है क्या किसी बड़े राजनीति को इशारा कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 1992 से भगवान राम का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती थी, और जब इस वक्त भगवान राम के नाम पर इस तरह की राजनीति की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी कहीं ना कहीं किसी बड़े राजनीति का इशारा करती है। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से देखिए जो सपा प्रमुख है मायावती, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है, मायावती ने लिखा है, वैसे भी यह रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर के विवाद गहराता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जहां इस मुद्दे पर गर्म है, वहीं नए पोस्टरों के जरिए लगातार उस पर वार होता नजर आ रहा है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज फिर एक बार खुल करके ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला किया, और सीधे तौर पर कहा उन्होंने कि शूद्रों की नहीं बल्कि SC ST व OBC की संज्ञा दी है, अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार उनको दिए हैं उनका अपमान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी कर रही है। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों और OBC समाज के तमाम शोषण
अन्याय और नाइंसाफी तथा इन वर्गों के जिनमें महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी इनमें कोई एक दूसरे से कम नहीं है। साथ ही सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड भी याद दिलाया। तो लगातार जो रामचरितमानस का विवाद चल रहा था, उस विवाद के बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती के ये ट्वीट कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इन पूरे विवादों के जरिए दलितों और शोषितों को अपने खेमे में करने का प्रयास कर रही है, तो वही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके उनको स्टेट गेस्ट हाउस कांड को भी याद दिलाया है और भी कहा है सीधे तौर पर कि सभा वो याद करे कि एक दलित की बेटी जब सीएम बनने जा रही थी तो उसके साथ में किस तरीके से अपराध करने का प्रयास किया गया था। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और हमारे साथ फखरुल हसन चांद समाजवादी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब फखरुल जी, देखिए जिस प्रकार से यह मुद्दा श्री रामचरितमानस से शुरू होकर अब शूद्र और जाति सूचक शब्दों पर आ गया है, किस प्रकार से इसको आप देखते हैं? क्या ये वोट बैंक भुनाने की राजनीति है, वोटों को भुनाने की राजनीति है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछड़ों का आरक्षण शिक्षक भर्ती में नहीं मिलता है, भारतीय जनता पार्टी उस आरक्षण को खा जाती, मायावती जी खामोश रहती। एक विश्वविद्यालय में एक ही जात के सारे प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के राज में मायावती जी खामोश रहती है। आज मायावती जी जब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात समाजवादी पार्टी कहती है तो मायावती जी भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने आ जाती है। उसी प्रकार से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी ने मौन रह के घर में बैठ के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का काम किया था, तो आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बसपा हो, उनका चरित्र आज देश समझ चुका है कि मायावती जी किसके तरफ से खेल रही है, कहां से खेलना चाहती है। लेकिन फखरुल जी, बात अगर श्री रामचरितमानस की करें जो अवधी और ब्रज भाषा में लिखी गई है, उस पूरे श्री रामचरितमानस में अगर बात किया जाए तो जाति और वर्ण व्यवस्था पर कोई भी ऐसी बात, कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लिखी गई। उसके बाद भी इस प्रकार की आखिर राजनीति क्यों की जा रही है? क्या अब भगवान राम की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी 1992 से लेकर के चली थी, उसी ढर्रे पर अन्य पार्टियां भी चलना चाहती हैं? आप देखिए, समाजवादी पार्टी लोहिया जी ने जो सपना देखा था, जो नेताजी ने सपना देखा था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इस सपने को साकार करना चाहती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी और हम खामोश रहें, अगर किसी विश्वविद्यालय में नियुक्तियां होंगी और भारतीय जनता पार्टी उनमें पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण न दे और समाजवादी पार्टी खामोश रहे, तो देखिए, अगर हमको कोई जातिवादी कहना चाहता है, अगर वो धर्मवादी कहना चाहता है तो हमें ये स्वीकार है। लेकिन अगर दलितों की और पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को जातिवादी कहा जाएगा तो हमें इस पे इतराज नहीं है। जिसको जो कहना हो कहे, हम पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीबों की, मजदूर की जो लड़ाई है, जो नेताजी लड़ते चले आए थे, हम उस नेताजी को, उस लड़ाई को आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ने का काम जारी रखेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आरोप से डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, हम अपने कदम को पीछे खींचने वाले नहीं। लेकिन फखरुल जी, जिस प्रकार से आपने तमाम मुद्दों की बात करी, शिक्षा की, रोजगार की, तमाम मुद्दों, इन सब मुद्दों के लिए क्या जाति सूचक शब्द, शूद्र जैसे शब्द का इस्तेमाल करके बैनर लगाना जरूरी है? क्या उसके बिना राजनीति नहीं हो सकती? क्या जाति व्यवस्था जरूरी है? जाति, शूद्र, SC, ST, OBC की बात करना जरूरी है? क्योंकि अगर आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की लिखी किताब की भी बात करें, तमाम तरह की किताबों और संविधान की बात हो रही है, उसमें भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था की बात नहीं की गई। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने भी वो किताब जरूर पढ़ी होगी। देखिए मैडम, देश में क्या पिछड़ों का आरक्षण संविधान में नहीं है? अगर पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, दलितों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो क्या ये संविधान सम्मत नहीं है? क्या ये कानून में नहीं है? क्या हम गैर कानूनी बात कर रहे हैं? अगर हम ये कहते हैं कि पिछड़ों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी शिक्षक भर्ती में नहीं दे रही है, तो क्या हम ये गैर कानूनी बात कर रहे हैं? अगर हम गैर कानूनी बात कर रहे हैं तो हमको बताया जाए कि हम गैर कानूनी बात कर रहे हैं, हम संविधान से अलग बात कर रहे हैं। हम उसी बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं जिसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि दलितों का आरक्षण हो, जो पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को बदल देना चाहती है और अगर उस संविधान को बदल दिया है तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि हम दलितों का आरक्षण नहीं देना चाहते, हम पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहते।
तो हम नया संविधान जो भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी अगर ले आई है, तो हमें पता चलना चाहिए, हम उस पर चर्चा करें। तो देखिए, आज जो संविधान है, जो बाबा साहब का संविधान है, हम उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दलितों की, पिछड़ों का जो आरक्षण है, जिसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। फखरुल जी, पहले मायावती जी का ट्वीट देख लेते हैं। मायावती का ट्वीट क्या सामने आया है, उसके बाद से हम आपसे जुड़ेंगे। और देखिए, मायावती ने भी अब ट्वीट किया है इस मुद्दे पर। ट्वीट कर उन्होंने साफ साफ लिखा है, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीम। देखिए, तो कुछ इस प्रकार से ट्वीट करके मायावती ने निशाना साधा है। जिस प्रकार से जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल करके राजनीति की जा रही थी, जिसपे मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्र की नहीं, बल्कि SC ST व OBC की संज्ञा दी है। अब इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक सोनकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, देखिए, अब जिस तरह से भगवान श्री रामचरितमानस पर यह मुद्दा, यह राजनीति शुरू हुई थी और अब शूद्र और जाति सूचक शब्दों तक आ गई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी क्या दर्शाती है? क्योंकि 1992 से ही भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के नाम का मुद्दा लेकर चलती आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी नहीं है। जिस तरीके से हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से रामचरितमानस के ग्रंथ का अपमान और उनकी पंक्तियों को जला देना, और उस पंक्तियों को जलाने के बाद इनके पास समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के अब राष्ट्रीय महासचिव हो गए। तो आप देखिए कि किस तरीके से यही दर्शाता है कि किस तरीके से जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, लगातार ये राजनीति पर हावी हो रही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का एक मॉडल खड़ा हुआ है, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के लगातार आज उत्तर प्रदेश उद्योगों का प्रदेश और सर्वोत्तम प्रदेश बन करके निकल रहा है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगातार नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचाने का प्रयास किया है और गरीब कल्याण की योजनाओं को लोगों से जोड़ने का काम किया है। बट बात वही आकर के रुकती है कि किस तरीके से जाति शब्दों का प्रयोग करना और किस तरीके से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जान रही है, और इसीलिए जनता इस चीज का लगातार इनको जवाब दे रही है। बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अब मायावती भी इसमें कूद पड़ी है और सभी जो है अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करें, लेकिन फिर से इन सबके बीच देखिए